वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैं क्लास 9-10 के लिए साइंस और 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड सेशंस ले रखे हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट फॉर एग्जाम टाइम एंड एग्जाम्स, देन स्ट्रीम सिलेक्शन, career counseling, crack the board session and how to attempt question paper, especially board के question papers। ये सारे लेक्चर्स, वैल्यू एडेड सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूँगा, बट सही टाइम आने पर। फिलहाल हम आज शुरू कर रहे हैं अपने नए एक लेक्चर के साथ जो क्लास 11th की केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में तो आएगा ही आएगा, पर जेईई, मेन, एडवांस और नीट के लेवल पे भी आएगा ही आएगा। तो हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा कि सारी गैसेस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी गैस की जो वॉल्यूम होती है given mass of the gas का, that volume is inversely proportional to the pressure exerted on the gas। तो एक गैस अगर आप लेते हैं, उसका जो भी आप मास लेंगे, वो जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, that volume is inversely proportional to pressure exerted on the gas। अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे तो उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या अगर गैस खुद कम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो ये हमको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट। जो दूसरा हमारा लॉ हमने पढ़ा था, दैट वाज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भी क्या कहता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी आप अमाउंट ऑफ गैस लेते हैं, उसकी जो भी वॉल्यूम होती है वो डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर कितना है। अगर गैस के पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस की वॉल्यूम ऑक्यूपेशन जो है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम है तो उनकी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन स्केल के अंदर होना चाहिए। और जो थर्ड लॉ हमने पढ़ा था वो था एवोगाड्रोज लॉ। वो कहता है कि अगर आप किसी गैस की क्वांटिटी, अमाउंट कम लेते हैं तो वो वॉल्यूम भी कम ऑक्यूपाई करेगी, लेकिन अगर आपके पास उसके वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो उसका मतलब उसके अमाउंट, उसके नंबर ऑफ मोल्स, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा। तो ज़्यादा अगर वॉल्यूम है, अगर ज़्यादा अमाउंट है गैस का तो वो ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगा। अगर गैस का अमाउंट कम है तो वो कम वॉल्यूम घेरेगा। इसका एक और भी वर्जन हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि अगर दो अलग अलग गैसेस हैं ए एंड बी, दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, दोनों सेम प्रेशर पर हैं, दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो दोनों जो है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो हमारा थर्ड लॉ हमने पढ़ा था वो है एवोगाड्रोज लॉ, जो कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के। तो अब हमने देखा कि सारी गैसेस बॉयल्स लॉ फॉलो करती हैं, सारी गैसेस चार्ल्स लॉ फॉलो करती हैं, सारी गैसेस एवोगाड्रोज लॉ फॉलो करती हैं। और ये सारे लॉज जो बेस्ड हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। अब किसी केस में प्रेशर चेंज हो रहा है, किसी केस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब
अगर हमने देखा कि सारी गैसेस इंडिविजुअली बॉयल्स लॉ फॉलो करती हैं अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सारी गैसेस चार्ल्स लॉ फॉलो करती हैं अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सारी गैसेस एवोगाड्रोस लॉ फॉलो करती हैं अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर देते हो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम, क्योंकि तीनों केसेस में वॉल्यूम आ रहा है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, राइट। और अगर आप कांस्टेंट, आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो अगर हटाते हैं तो ये क्या आ जाता है RNT अपॉन P, और अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाता है PV इज इक्वल टू nRT। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर सारी गैसेस बॉयल्स लॉ फॉलो करती हैं, सारी गैसेस चार्ल्स लॉ फॉलो करती हैं, और सारी गैसेस अगर एवोगाड्रोस लॉ फॉलो करती हैं, और तीनों लॉज जो है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो क्यों ना आप इनको क्लब करके इंडिविजुअली पढ़ने की बजाय आप इनको क्लब करके एक सिंगल इक्वेशन ही बना दो। और जब हमने वो सिंगल इक्वेशन बनाई तो वो आ गई हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे हमारे पास P क्या हो गया प्रेशर, V क्या हो गया वॉल्यूम, N क्या हो जाएगा हमारे पास गैस के मोल्स, R को हम कांस्टेंट कहते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है फिक्स्ड हो जाती है, थोड़ी सी ये हर गैस के लिए अप्लाइड होता है। T क्या हो जाता है हमारा टेम्परेचर। तो हमारे पास यहाँ पे R, वेयर R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और अगर आपको R की वैल्यू फाइंड करनी हो एट NTP अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो अगर आप प्रेशर कितना लेते हैं 1 atm, टेम्परेचर आप कितना लेते हैं 273 या 273.15, तो R का फॉर्मूला हमारे पास इस इक्वेशन से क्या आ जाता है PV अपॉन NT, और इस केस में हमारी वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर्स, तो ये आ गया 1 atm इंटू 22.4 लीटर्स, ये आ गया हमारे पास 1 मोल इंटू 273, तो ये वैल्यू आती है 0.082 atm लीटर पर मोल पर केल्विन, ये इसकी एक वैल्यू आती है। एंड इफ आप प्रेशर कितना लेते हैं 1 बार, टेम्परेचर आपने वही 273 केल्विन लिया, तो वॉल्यूम उस पर कितनी हो जाती है 22.7 डेसीमीटर क्यूब या 22.7 लीटर्स, बात एक ही है। तो उस केस में हमारे पास R की वैल्यू कितनी आती है 1 बार इंटू कितना आ गया 22.7 डेसीमीटर क्यूब अपॉन 1 मोल इंटू 273, जो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आती है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और एक तीसरी वैल्यू हमारे पास R की आती है, वो क्या होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये तीन वैल्यूज हमको R की याद रखनी होगी अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। अब अगर CBSE है तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर R की वैल्यू दे भी रखी हो सकती है, बट यूजुअली दे अवॉइड, बट एग्जाम्स के अंदर एंट्रेंस वगैरह में वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू, अगर एनर्जी एसोसिएटेड है तो आपको जूल वाली वैल्यू यूज़ करनी है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर वो सब दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो उस केस में आपको वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेटेड ये दो वैल्यूज जो है वो R की इस्तेमाल करनी होगी। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है, एक फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT, और इससे हमारे पास क्या आ गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसी को थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे PV को हम और ज़्यादा अच्छे से इक्वेट कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, नाउ
ऑल्सो अभी हमने देखा कि PV इज इक्वल टू nRT, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे हम क्या ले आए, nR, जहाँ पे R एज इट इज कांस्टेंट है और इसको हमने क्या मान लिया, K। तो टेक्निकली K प्रोपोर्शनल किसके हो गया, N के, नंबर ऑफ मोल्स के, जहाँ पे K इज अ कांस्टेंट। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो जो कांस्टेंट है वो क्या आ गया, हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसको अगर हम K कांस्टेंट मान रहे हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, जहां पे अगर हम किसी गैस को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते हैं तो वॉल्यूम में चेंज हो गया। अगर वॉल्यूम में चेंज हो गया तो हो सकता है टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है प्रेशर भी चेंज हो सकता है दोनों चेंज हो। क्योंकि इस इक्वेशन की खास बात क्या है कि इसके अंदर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इंक्लूडेड है, तो आपको इंडिविजुअली लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपके पास देखिए बॉयल्स लॉ आ गया। और अगर मैं बोलता हूं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2, आपके पास कौन सा लॉ आ गया, चार्ल्स लॉ। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपको अब इंडिविजुअली बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो पहला फॉर्मूला आता है वो क्या बन गया, PV इज इक्वल टू nRT। एंड अगर आपको इंडिविजुअली चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ लगाना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आएगा या तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या फिर उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कंबाइंड गैस लॉज का, जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये वर्ड आइडियल इसीलिए है क्योंकि जब सारी गैसेस बॉयल्स लॉ फॉलो कर रही हैं, सारी गैसेस एवोगैड्रोस लॉ और चार्ल्स लॉ फॉलो कर रही हैं, तो इसका मतलब है जो इक्वेशन उनके कंबाइन करने से आएगी सारी गैसेस वो इक्वेशन भी फॉलो करेगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो सारी गैसेस के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। सो दैट मेक्स दिस टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग एंड आगे जाके तो और भी मजेदार चीजें आएंगी इसके ऊपर बेस्ड। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आइडियल गैस इक्वेशन को गैस की डेंसिटी के साथ रिलेट करने वाले हैं। तो अब आप देखिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास कहां से आ गई, फ्रॉम आइडियल गैस। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। हमने n मोल्स की वैल्यू प्लेस कर दी। हम क्या कर रहे हैं, मोलर मास को यहां ले जा रहे हैं और मास PV को नीचे ले आते हैं, वॉल्यूम को हम मास के नीचे प्लेस कर देते हैं और RT अपॉन हम क्या कर देते हैं, प्रेशर प्लेस। तो मोलर मास मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, PV को मैं नीचे ले आया, V को मैंने यहां प्लेस कर दिया मास के अंडरनीथ और RT अपॉन प्रेशर कर दिया। बट व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डेंसिटी अपॉन P। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन RT। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख दो तो भाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट रख दिए, R वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी कांस्टेंट हो गई। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या डेंसिटी ऑफ द गैस
is directly proportional to molar masses. तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो गैसेस हैं A और B, उन दोनों के टेम्परेचर, उन दोनों के प्रेशर्स दोनों के सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है उनकी जो डेंसिटीज होंगी वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं उनके मोलर मास पे। जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उस गैस की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमको समझ में आता है जब हम आइडियल गैस को या गैस को हम किससे रिलेट करते हैं, डेंसिटी से रिलेट करते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन से तीन फॉर्मूले बनते हैं। एक PV is equal to nRT, दूसरा अभी हमने पढ़ा P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, एंड तीसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आता है। अब आप चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें जो है वो हमारी क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। तो अगर ये सब चीजें कांस्टेंट हो गई तो डेंसिटी जो है वो गैस के मोलर मास पर डिपेंड करती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आइडियल गैस इक्वेशन का, और डेंसिटी जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेट कर दी। बहुत सिंपल, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी ज़रूर कराऊंगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल आपको ज़रूर कराना पसंद करूंगा बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। दो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जो थोड़े से अच्छे हैं। एक टर्म्स में कैलकुलेशन में डिफिकल्ट है, एक टर्म्स में टॉपिक पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर तो न्यूमेरिकल में सीधा फॉर्मूला अप्लाई होना है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, लेकिन अगर आपको वो कॉन्सेप्ट में टेस्ट करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन सिंपल होगी, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये ट्रेंड रहता है केमिस्ट्री के अंदर। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो कहते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। टेम्परेचर हमारे पास कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना आ गया 273 केल्विन। द डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार। तो हमारे पास एक गैसियस ऑक्साइड है, उसकी डेंसिटी की बात की गई है 2 बार प्रेशर पर। तो प्रेशर ऑफ द गैस कितना हो गया 2 बार। कहता है द डेंसिटी गैसियस ऑक्साइड की जो 2 बार पर है इज सेम, मतलब डेंसिटी गैस की बराबर है किसके, एज दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 5 बार। मतलब डेंसिटी गैस की और डेंसिटी नाइट्रोजन गैस की बराबर है। गैस इस प्रेशर पर है और नाइट्रोजन का प्रेशर कितना दे रखा है 5 बार, ये रहा। कहते हैं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड। आपको इस ऑक्साइड का क्या निकालना है, मोलर मास। और मोलर मास नाइट्रोजन का अगर आप निकालोगे तो 2 × 14 ग्राम पर मोल आएगा। आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले लीजिए, अपने आप ही शायद चीजें कैंसिल आउट हो जाए। तो हम बात करते हैं डेंसिटी पे बेस्ड फॉर्मूले की। तो नाउ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू DRT अपॉन P और प्रेशर इज इक्वल टू DRT अपॉन P। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें सेम है, डेंसिटी सेम है, R सेम है क्योंकि वो गैस कांस्टेंट है, एंड T भी सेम है। सर वो कैसे, क्योंकि एक ही टेम्परेचर दे रखा है। तो आपको यहां से टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो ये तीनों चीजें सेम है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू DRT, जहां पे ये चीजें क्या हो गई कांस्टेंट। तो देयरफॉर प्रेशर ऑफ द गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। मैंने अपनी इक्वेशन बना दी, क्योंकि बाकी चीजें अगर कांस्टेंट है K, तो ये सब जो है वो किसके बराबर हो गया, K के बराबर हो गया। ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब मैं वैल्यूज को प्लेस कर दूंगा। तो देखिए हम अपने फॉर्मूले खुद बना सकते हैं।
प्रेशर ऑफ द गैस कितना है 2 बार, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है 5 बार और मोलर मास कितना है 2 × 14। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस कितना आ जाएगा 5 × 2 × 14 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो गया, 20 and 2 ये कितना आ जाएगा 70 U या फिर 70 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे मैंने अपना ही फॉर्मूला जो है अपने ही क्वेश्चंस के बेस पे, न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर इक्वेशन जो है वो बना दी। चलिए ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। कहता है 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस। तो मुझे यहां पे वॉल्यूम दे रखी है 34.05 ml। इतना वॉल्यूम फॉस्फोरस का इतना वे करता है, तो आपको मास दे रखा है 0.0625 ग्राम इतने टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर कितना दे रखा है 546 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये केल्विन में होना चाहिए, तो 273 हमने ऐड कर दिया, ये आ गया 9, ये आ गया 1, ये आ गया 819 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। प्रेशर कितना हो गया 1 बार। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस? तो वॉल्यूम है, मास है, टेम्परेचर है और प्रेशर है। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनती है, PV = nRT। तो मुझे R की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू जो हम लेंगे इसके अंदर वो क्या होगी 0.083 बार प्रेशर बार में है, वॉल्यूम ml में है, तो उसमें कौन सी होती है डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो उसके लिए मुझे इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड टू कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर क्यूब। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, लेकिन मुझे मास दे रखा है, मोलर मास मुझे इक्वेशन गैस का निकालना है। तो PV = मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। मोलर मास निकालना है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मास इंटू R इंटू T अपॉन प्रेशर इंटू वॉल्यूम। मास कितना है 0.0625, R कितना हो गया 0.083, टेम्परेचर कितना हो गया 819 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है हमारा 1 बार और वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 34.05 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये 1000 है ना, तो मैंने इसको -3 लिख दिया। आप चाहें तो उसको ऊपर +3 कर देंगे। आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 125 ग्राम पर मोल आ जाएगा। हम इस मॉलिक्यूलर मास से फास्फोरस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास 125 अपॉन फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 आता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 4। इसका मतलब है 4 एटम फॉस्फोरस के जुड़े हुए हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ऐसे हमने एलिमेंट का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी बना दिया। अगर आपको एटॉमिक मास दे रखा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने छोटा सा ऐड ऑन कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। मैं और भी इसके न्यूमेरिकल्स NCERT वाले जो है वो अपने एक लेक्चर में ज़रूर अपलोड करूँगा, और ताकि आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं। अभी तो हमने ज़्यादा कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं लिए, पर डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल ज़्यादा हैपनिंग होते हैं, टीचर्स को अच्छे लगते हैं, इसलिए वो देती हैं। तो अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको अच्छे से अच्छे पढ़िएगा, क्योंकि ये JEE
और नीट दोनों में ही अप्लाइड होते हैं और हर बार हर साल इस टॉपिक पे बेस्ड कोई ना कोई, इनफैक्ट आइडियल गैस इक्वेशन पे बेस्ड कोई ना कोई न्यूमेरिकल एंड थ्योरी हमेशा आता है। ऐसा नहीं हुआ कि कभी नहीं आया हो, हमेशा हमेशा आता है। तो ये टॉपिक आपका कॉन्क्रीट होना चाहिए। मैं इसके और भी फॉरवर्ड लेक्चर जो है वो ज़रूर अपलोड करूंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकें। जैसे जैसे हमारा लेक्चर बढ़ते रहेंगे आपको उनकी नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे। टिल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर क्लासेस के लिए, फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी ये लेक्चर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद आएंगे। इनकी इंपॉर्टेंस एप्लीकेबल है। ये 12th में भी टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे भी इस्तेमाल होता है। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।